सोचिए, कहने के लिए तो ये कंपनियां मुफ्त में अपनी सेवाएं देती हैं, कोई पैसा नहीं लेती ना तो फेसबुक इस्तेमाल करने के लिए लोगों को पैसे देने होते हैं, फ्री है वो तो, और ना ही व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम की सेवाओं के लिए किसी यूजर्स को कोई रकम चुकानी होती है। लेकिन फिर भी ये कंपनियां लाखों करोड़ों रुपए की हैं। फेसबुक कंपनी की नेट वर्थ $280 बिलियन, मतलब 21 लाख करोड़ रुपए। सोचिए, 21 लाख करोड़। ये कंपनियां इतना पैसा तब कमा रही हैं जब इनकी सेवाएं फ्री हैं, मुफ्त हैं। आप चाहें तो इसे कुछ और आंकड़ों से समझ सकते हैं। दुनिया में इस समय इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की जो संख्या है, लोगों की संख्या, वो है 466 करोड़। और इन 466 करोड़ लोगों पर मुट्ठी भर टेक्नोलॉजी कंपनियों का व्यापार टिका हुआ है। इस समय दुनिया की 5 बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं: फेसबुक, अमेज़न, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल। इन 5 कंपनियों की नेटवर्थ जानते हैं आप? 460 लाख करोड़। 460 लाख करोड़। दुनिया में कुल देश हैं 195, जिनमें से 143 देशों की कुल जीडीपी भी इन 5 कंपनियों से कम है। जापान जैसे समृद्ध देश की जीडीपी सिर्फ 371 लाख करोड़ रुपए है, और भारत की जीडीपी इन कंपनियों की नेटवर्थ के मुकाबले काफी कम है। अगर सिर्फ भारत की बात करें तो वर्ष 2020 में लोगों ने अपने स्मार्टफोन पर हर दिन 4.5 घंटे से ज्यादा का समय बिताया। हर दिन 4.5 घंटे से ज्यादा का समय बिताया, जबकि वर्ष 2019 में यह समय सिर्फ 3 घंटे था। इसका मतलब यह कि पिछले एक वर्ष में आपने 68 दिन अपने स्मार्टफोन को दिए हैं, 68 डेज। यही नहीं, भारत में ऐप डाउनलोड भी पिछले वर्ष के मुकाबले 30% ज्यादा किए गए हैं। ऐप डाउनलोड के मामले में पूरी दुनिया में भारत दूसरे स्थान पर है और चीन पहले नंबर पर। व्हाट्सएप और फेसबुक भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले ऐप्स में पहले और दूसरे नंबर पर है। इसको आसान शब्दों में, सरल शब्दों में इसका मतलब यह है कि भारत अब इन कंपनियों के लिए सबसे बड़ा डिजिटल बाजार बन गया है, और इसी वजह से शायद ये कंपनियां ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह व्यवहार करने लगी हैं। और इसे अब आप एक और खबर से समझिए। देखिए, ट्विटर ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी जिसमें उसने भारत में काम करने वाले अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर उस चिट्ठी में उसने चिंता जताई थी और भारत में अभिव्यक्ति की आजादी का खतरा बताया था। भारत में। इसके अलावा ट्विटर ने टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा उसके दफ्तर पर मारे गए छापे को लेकर भी प्रश्न उठाए और यह कहा कि इस कार्रवाई से उसे डराने और धमकाने की कोशिश हो रही है। इस प्रेस रिलीज से ट्विटर ने खूब सुर्खियां बटोरी और कंपनी ऐसा चाहती भी थी, लेकिन अब भारत सरकार की तरफ से ट्विटर को करारा जवाब दिया गया है, जो स्वाद में ट्विटर को बहुत कड़वा लग सकता है। हम सरल शब्दों में सरकार के इस जवाब को 10 पॉइंट्स में आपके लिए डिकोड करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट, ट्विटर ने भारत में अभिव्यक्ति की आजादी को संकट में बताया था, और अब सरकार ने कहा है कि मुनाफे के लिए बनाई गई एक विदेशी कंपनी को भारत को यह सिखाने की जरूरत नहीं है कि अभिव्यक्ति की आजादी को कैसे सुरक्षित रखना है। सरकार ने कहा है कि भारत में लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी का सदियों पुराना इतिहास रहा है और वो लोगों के संवैधानिक अधिकारों को लेकर प्रतिबद्ध है। यानी कि पहला पॉइंट ये है कि एक विदेशी कंपनी भारत को यह नहीं सिखाएगी कि अभिव्यक्ति की आजादी क्या होती है। दूसरा पॉइंट, केंद्र सरकार ने ट्विटर को याद दिलाया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और ट्विटर अपनी दबाव बनाने वाली नीतियों से भारत के कानून और संवैधानिक व्यवस्था को झुका नहीं सकता है। तीसरा पॉइंट, केंद्र सरकार ने ट्विटर से सवाल पूछा कि अगर वो अपने भारतीय यूजर्स के प्रति ईमानदार है तो फिर उसने नए नियमों के तहत शिकायत अधिकारियों की नियुक्ति क्यों नहीं की। इस चिट्ठी में यह भी लिखा है कि ट्विटर भारत से करोड़ों रुपए का व्यापार करता है, लेकिन इसके बावजूद इन अधिकारियों की नियुक्ति में आनाकानी कर रहा है और हर फैसला अपने अमेरिकी मुख्यालय से पूछ कर लेता है। सोचिए, कमाता हमारे देश के लोगों से है,
लेकिन चलता अमेरिकी मुख्यालय के आदेशों पर है। चौथा पॉइंट, ट्विटर यह दावा करता है कि वो अभिव्यक्ति की आजादी का समर्थक है, लेकिन उसकी खुद की नीतियां इसे लेकर काफी अस्पष्ट हैं। उदाहरण के लिए उसने बिना ठोस वजह बताए कुछ खास तरह के ट्वीट्स और अकाउंट्स डिलीट कर दिए और कुछ लोगों का अकाउंट हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन जब सरकार फेक न्यूज फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करती है तो फिर ट्विटर अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ लेकर छिप जाता है। पांचवा पॉइंट, केंद्र सरकार ने ट्विटर के दोहरे मापदंडों की भी पोल खोली। सरकार ने ट्विटर को याद दिलाया कि पिछले वर्ष जब भारत और चीन सीमा विवाद को सुलझाने के लिए शांतिपूर्ण वार्ता कर रहे थे तो उस समय ट्विटर ने लद्दाख को चीन का हिस्सा दिखा दिया था और कई शिकायतों के बाद भी इसे सुधारने में समय लगा दिया था। छठा पॉइंट ध्यान से समझिएगा, जब अमेरिका के कैपिटॉल हिल में हिंसा हुई तो ट्विटर ने अपने आप उन लोगों के खिलाफ एक्शन ले लिया जो हिंसा फैला रहे थे। लेकिन जब 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किला में हिंसा भड़की तो ट्विटर ने सरकार के आदेश की उपेक्षा की, नजरअंदाज किया। सातवां पॉइंट, भारत सरकार ने कहा है कि आज ट्विटर फेक न्यूज फैलाने का प्लेटफॉर्म बन गया है। ट्विटर के माध्यम से बड़े स्तर पर कोरोना वैक्सीन को लेकर फेक न्यूज फैलाई गई, लेकिन कंपनी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। आठवां पॉइंट, ट्विटर कहता है कि वो भारत के लोगों को लेकर प्रतिबद्ध है, जबकि ऐसा नहीं है। इसे इस उदाहरण से समझिए। WHO के मुताबिक कोरोना या उसके किसी वेरिएंट को किसी देश से जोड़कर नहीं देखा जा सकता, लेकिन इसके बावजूद ट्विटर पर कोरोना के B1617 वेरिएंट को इंडियन वेरिएंट कहा गया, लेकिन ट्विटर ने कोई कार्रवाई नहीं की। नौवां पॉइंट, केंद्र सरकार ने ट्विटर के दावे की पोल खोलते हुए बताया कि भारत में ट्विटर का स्टाफ सेफ है, पूरी तरह सुरक्षित है। और आखिरी पॉइंट, भारत सरकार ने ट्विटर को झूठा बताया है। देखिए, भारत में ट्विटर के 1,75,00,000 यूजर्स हैं और 2019 में कंपनी का अकेले भारत में 57 करोड़ रुपए रेवेन्यू था। यानी कि कंपनियां कमाती भी भारत से ही हैं और बदनाम भी इसी देश को करती हैं। इस विषय पर एक्सपर्ट्स का क्या मत है वो भी आज आपको सुनना चाहिए। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 महीने का वक्त दिया तब उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने। 25 तारीख जब एंड डेट थी तब अचानक से जवाब आए, फेसबुक का आया, व्हाट्सएप जो कि उनकी कंपनी है, और क्या जवाब आया कि हमें वक्त और चाहिए और इसमें हमें डिस्कशन करना है, टेक्निकल चैलेंजेस है। ठीक है, उसके बाद अगले दिन ये कोर्ट चले जाते हैं। तो इंटेंशन साफ है, कि वो कंप्लायंस या तो नहीं करना चाहते या डिले करना चाहते हैं। यदि वो कुछ करना चाहते तो कम से कम जो ग्रीवेंस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर, कंप्लायंस ऑफिसर तो अपॉइंट कर देते। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें कौन सा बहुत बड़ा डिसीजन लेना है? एक स्टेप भी नहीं लेंगे और उसके बाद कोर्ट जाएंगे और किसी और पॉइंट पर जाकर उसको डिले करने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो विरोधाभास क्रिएट कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक्सपेक्टेशन बड़ी सिंपल है। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ राइट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो फ्रीडम ऑफ लाइफ भी है। किसी की जान या किसी की जो रेपुटेशन है वो खत्म हो जाती है किसी भी ऐसे कंटेंट के कारण, तो ये हमारा राइट है उसकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पता करना। इतनी सी बात है। इसके अलावा जितने लोग भी कंप्लेंट कर रहे हैं वो कंप्लेंट कहां करें? जब ट्विटर इंडिया को नोटिस दिया जाता है तो उनका एमडी जवाब दे देता है कि ट्विटर का तो कोई ऑफिस नहीं है, या वो तो आपको यूएस भेजना चाहिए, हम तो यहाँ मार्केटिंग ऑफिस चला रहे हैं। तो कोई तो हो कॉन्टेक्ट पॉइंट, कोई तो अथॉरिटी हो, कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। इतना बड़ा आपका बिजनेस है और आप 3 अपॉइंट नहीं करना चाहते जो रिस्पॉन्सिबल लोग होंगे इस चीज की कम्युनिकेशन करने के लिए, कंप्लायंस ऑफिसर जो प्राइवेसी कम से कम इंश्योर करे। ये जो इंटेंशन पर डाउट है मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ा सवाल है। इसका समाधान होना ही होगा, आज नहीं तो कल, चाहे कोर्ट से हो चाहे डायरेक्ट हो। मेरे ख्याल से उस डायरेक्शन में अब कम्युनिकेशन चल पड़ा है और मेरे ख्याल से हमें कोई ना कोई समाधान मिलेगा। Now, this is an attempt by the government to empower citizens, to give them basic rights against these companies in case of any problem. Also, government is also trying to make these companies accountable to follow the law of the land. We have been seeing instances where these companies have been refusing to follow government directives, legal orders, remove content which is fake, which is spreading misinformation. These companies have been manipulating with the content, editing, modifying, getting into a role of moderation.
which is not allowed in the case these companies seek protection as intermediaries. आज हम आपको सोशल मीडिया से जुड़ी कुछ और बातों के जरिए यह बताना चाहते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 मिनट में कैसे सब कुछ बदल सकता है। देखिए, 1 मिनट में YouTube पर 500 घंटे के वीडियो अपलोड हो जाते हैं और यह आंकड़ा पूरी दुनिया का है। 1 मिनट में 500 घंटे के वीडियो अपलोड। ट्विटर पर हर 1 मिनट में 319 नए यूजर अपना अकाउंट बनाते हैं 1 मिनट में। फेसबुक पर हर 1 मिनट में 1.5 लाख मैसेजेस शेयर होते हैं। व्हाट्सएप पर 4 करोड़ से ज्यादा मैसेजेस सिर्फ 60 सेकंड्स 1 मिनट में भेजे जाते हैं। यह संख्या क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े देश कनाडा की कुल आबादी से भी ज्यादा है। कनाडा की कुल आबादी 3.5 करोड़ की है। फेसबुक पर हर मिनट लगभग 1.5 लाख तस्वीरें अपलोड की जाती हैं। हर मिनट कह रहे हैं हम। और हर मिनट दुनिया में 13 लाख लोग वॉइस कॉल करते हैं। 60 सेकंड में 13 लाख लोग वॉइस कॉल करते हैं। इंस्टाग्राम पर हर मिनट में 1,38,000 एडवर्टीजमेंट पर लोग क्लिक करते हैं। लिंक्डइन पर लगभग 70,000 लोग नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स। नेटफ्लिक्स 1 मिनट में करीब 4 लाख घंटे के वीडियो देखे जाते हैं। 4 लाख घंटे के वीडियो 1 मिनट में। जूम ऐप पर हर मिनट 2 लाख लोग वीडियो कॉल करते हैं। सोशल मीडिया की ताकत समझिए आप। और इंस्टाग्राम पर 60 सेकंड में 3,47,222 मतलब 3.5 लाख वीडियो शेयर किए जाते हैं लगभग। अब आप खुद सोचिए सोशल मीडिया कितना शक्तिशाली है। 1 मिनट की ताकत। आज आपको यह भी समझना चाहिए कि भारत सरकार द्वारा बनाए गए जिन नियमों को ये कंपनियां लागू नहीं करना चाहती हैं, उन नियमों की भारत को सख्त जरूरत क्यों है। इसे आप अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक रिसर्च से समझ सकते हैं। इसके मुताबिक सोशल मीडिया पर सच्ची और सही जानकारी वाली खबरों के मुकाबले फेक न्यूज 70 गुना तेजी से फैलती है और फेक न्यूज ज्यादा बार रीट्वीट की जाती है। इसी तरह सही खबरों की तुलना में फेक न्यूज 6 गुना तेजी से 1500 लोगों तक पहुंचती है। 6 गुना तेजी से। यही नहीं, तथ्यों से गलत जानकारी को शेयर किया जाता है। यह आंकड़े बताते हैं कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग रोकने के लिए इस तरह के कड़े नियमों की भारत में कम से कम बहुत जरूरत है फेक न्यूज को रोकने के लिए। लेकिन यह कंपनियां कभी नहीं चाहती कि ये नए नियम लागू हों। क्यों? अब इसे आप इस तरह से समझिए। देखिए, असल में फेक न्यूज इन कंपनियों के लिए ना ईंधन, फ्यूल की तरह है। फेक न्यूज कंटेंट के हिट होने की संभावना ज्यादा होती है और ऐसा कंटेंट ज्यादा लोगों को इन प्लेटफॉर्म्स की तरफ खींचता है। दूसरी बात, इन कंपनियों की सेवाएं तो फ्री हैं, मुफ्त हैं, और मुफ्त के चक्कर में लोगों को लगता है कि अगर वो इन प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़ गए तो उनका क्या जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। सच्चाई यह है कि जब आप किसी कंपनी की सेवाएं मुफ्त में लेते हैं ना, तो आप खुद उसी कंपनी के एक प्रोडक्ट बन जाते हैं। यानी कि इन कंपनियों के लिए आप एक प्रोडक्ट हैं और ये कंपनियां आपसे जुड़ा डेटा बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचती हैं और मुनाफा कमाती हैं। अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के मुताबिक फेक न्यूज का सबसे पसंदीदा माध्यम जानते हैं? फेसबुक है। फेसबुक पर जो लिंक्स शेयर किए जाते हैं ना, उनमें से 6% ही सही वेबसाइट्स पर लेकर जाते हैं। सिर्फ 6%, जबकि 15% गलत वेबसाइट्स पर लेकर जाते हैं और इससे लोगों को आर्थिक नुकसान भी होता है। इन लिंक्स के माध्यम से अक्सर साइबर अपराधी लोगों के बैंक अकाउंट से उनकी जमा पूंजी निकाल लेते हैं। आप लिंक पर आगे बढ़ जाते हैं, अकाउंट में मैसेज आ जाता है। आज आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि फेसबुक पर यूजर्स जहां सही खबरों पर औसतन 42 सेकंड तक नजर रखते हैं ना, कि सही खबर 42 सेकंड, फेक न्यूज पर औसतन 64 सेकंड तक नजरें रहती हैं। कहने का मतलब यह कि अगर फेक न्यूज की दुकान बंद हो गई तो इन कंपनियों की नोट छापने की मशीन भी बंद हो जाएगी। और यही आज का सबसे बड़ा कटु सत्य है और इसलिए इन कंपनियों को नए नियमों से इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है।
Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.